नमस्कार, आप पोल टॉक का देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। जिस समय लगातार हम लोग लॉकडाउन के समय में घरों में हैं, कोविड-19 का असर है कि सरकार भी अब कह रही है कि हम ई लर्निंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम शिक्षा देना चाहते हैं। जैसे कल अभी वित्त मंत्री ने कल खुद जो है एक घोषणा की है कि प्रधानमंत्री ई विद्या योजना लेकर के वो आ रहे हैं, जिसमें 1 कक्षा से लेकर के 12 कक्षा तक के छात्रों को डिजिटल लर्निंग पर काम करना चाहते हैं। साथ ही साथ उनका कहना है कि 30 मई के पहले 100 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पर हम ई एजुकेशन देने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के पोल टॉक लगातार एक सीरीज चलाना चाहता है, जिसपे आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि अगर यह व्यवस्था भारत में लागू हो रही है, क्या इसके पहले भी काम इस पे हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो उसका असर जो है भारत की शिक्षा प्रणाली पर, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे प्राइमरी क्लास हो, चाहे वो अपर क्लास हो, उस पर क्या असर पड़ेगा? इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं दुर्गेश त्रिपाठी जी, जो गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी में कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं और तमाम तरह के बेहतरीन एजुकेशन का काम कर रहे हैं। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि जो आप पहले भी एक ई पाठशाला चलाते रहे हैं और अब ई विद्या जो प्रधानमंत्री के थ्रू चालू होने वाली है, उन सबको कैसा देख पा रहे हैं? पहले इसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करें लोगों के लिए। नमस्कार संतोष जी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय प्रयास किया है कि भारतवर्ष में जो शिक्षा की दशा और दिशा है किस तरीके से बदलने वाली है, जिसमें भारत सरकार का क्या योगदान है और एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारा क्या उसमें पार्टिसिपेशन या सहयोग हो सकता है। इस विषय पे आपने यह आज का मुद्दा चुना है। निश्चित रूप से आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं और आने वाले समय में आपका ये कमिटमेंट रिफ्लेक्ट करेगा कि किस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हायर एजुकेशन या एजुकेशन फॉर एवरीवन का जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे आप आगे बढ़ा पाते हैं। अब जहां तक सवाल है आपका प्रश्न का कि ई विद्या भारती या फिनांस मिनिस्टर के इस घोषणा से कि किस तरीके से आने वाले समय में ई विद्या भारती से छात्रों को इसका लाभ मिलेगा, छात्र इससे कैसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने इससे पहले, इस घोषणा से पहले ही इसकी ग्राउंडिंग शुरू कर दी थी और ये ग्राउंडिंग जो भी शुरुआत हुई वो भारत सरकार ने जो सोच उसकी थी ये था कि जिस तरीके से वर्तमान समय में या आने वाले समय में हमारे समाज में, अर्थव्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको हम कैसे एकोमोडेट कर पाएंगे, कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। इसके तहत बहुत पहले ही भारत सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी थी और इस शुरुआत का कह सकते हैं कि एक्सटेंशन है, इस शुरुआत की कह सकते हैं कि कंक्रीट एवोल्यूशन है जो हमारे सामने कल की फिनांस मिनिस्टर की घोषणा के साथ आया। आप उससे भी पहले देखें तो हमारे यहाँ जब पार्लियामेंट में जब बजट की घोषणा हुई थी तो उस बजट में हायर एजुकेशन का यदि देखा जाए पार्टिसिपेशन, तो उसमें आप पाएंगे कि ऑलरेडी इस तरह की घोषणा उन्होंने कर चुके थे। उनको एक आइडिया था, भारत सरकार को, फिनांस मिनिस्टर को एक आइडिया था कि आने वाले समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल एजुकेशन को हमें प्रमोट करना है, हमारे देश में सबको जोड़ना है। इसलिए उन्होंने बजट में भी इसकी घोषणा करी थी, बजट में भी इसके लिए एलोकेशन किया था। तो ये शुरुआत बहुत पहले से है और इस शुरुआत को अमली जामा आगे बढ़ाने का काम धीरे धीरे अब सरकार द्वारा, सरकारी एजेंसीज द्वारा और हम सब अध्यापकों द्वारा एवं आप जैसे जो सुधी पत्रकार हैं उनके द्वारा ये चीजें स्टार्ट की जा रही हैं, आगे बढ़ाई जा रही हैं। भारत में इसका जो आप पहले से भी देखते आ रहे हैं कि फॉरेन में तमाम तरह के ऐसे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर काम चल रहा था। वहां भारत के छात्र जा करके वहां ही लर्निंग सीखते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब यह बात इंडिया में शुरू हुई है, आप पहले से काम कर रहे हैं, बजट में भी इसका एलोकेशन भी था,
लेकिन जब कोविड-19 आने के बाद जब वित्त मंत्री का यह बयान आता है तो उसमें लोग कहने लगे हैं कि अब क्वालिटी जो है वो एजुकेशन की वो थोड़ा गिर सकती है। इसको ज़रा आप स्पष्ट करें कि इसका क्वालिटी से कितना लेना-देना होगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका और ये निश्चित रूप से बहस का विषय है, बल्कि यह विषय पहले से भी लोगों की जेहन और डिबेट का विषय रहा है। मैं इसमें 2-3 बातें आपको बताना चाहूँगा और थोड़ा मैं हिस्टोरिसिटी के बारे में बताना चाहूँगा, ऑनलाइन या एजुकेशन के बारे में या डिजिटल एजुकेशन के बारे में वर्ल्ड वाइड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसकी सबसे पहले शुरुआत जनवरी 1999 में इसकी शुरुआत हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ टब्लिजन जिसका नाम है, जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी है, बहुत प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है। उन्होंने सबसे पहले ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को डेवलप किया। मतलब कि जो लेक्चर्स थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे, उसको वो रिकॉर्ड करके वो उन्होंने इंटरनेट पे डालना शुरू किया। इंटरनेट पे डालने से क्या हुआ कि आप कभी भी उसको देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है और उसमें कहीं भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सबसे बड़ी बात। अब इसकी शुरुआत नेक्स्ट लेवल पे करें तो मुझे नहीं लगता कि भारत में या विश्व का कोई भी एकेडमिक का आदमी, एकेडमिशियन हो, वो एमआईटी जिसको कॉमनली हम लोग जानते हैं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी का नाम इनोवेशन में, एजुकेशन में या एकेडमिया में कहीं भी कम है या उसकी रेस्पेक्ट कम है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि सबसे पहले वर्ल्ड में यदि फॉर्मल ऑनलाइन एजुकेशन की शुरुआत हुई तो एमआईटी ने किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमआईटी ने 2001 में ओपन कोर्सवेयर को अनाउंस किया वर्ल्ड वाइड और इसके लिए उसने फ्रंट पेज पे न्यूयॉर्क टाइम्स के एक एडवर्टीजमेंट दिया 2001 में कि हम लोग अब डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं, हम लोग डिजिटल एजुकेशन को डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ ले जा रहे हैं। और एमआईटी जो हमेशा से एजुकेशन इनोवेशन के लिए जाना जाता है, उसने इसको शुरुआत करी 2001 में। और एमआईटी का काम किया हुआ, एमआईटी के कंट्रीब्यूशन को, रिसर्च को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इवन मैं कह सकता हूं कि कोई उससे मना नहीं कर सकता। उसकी कमिटमेंट को, उसके ग्रेसफुल प्रेजेंस को, उसको हम सब एडमायर करते हैं, उसकी रिसर्च में, इनोवेशन में, जो भी उसने लेटेस्ट डेवलपमेंट्स किए हैं। तो 2001 में उसने एक तरह से ओपन कोर्सवेयर के जरिए ये शुरुआत करी विश्व भर में कि हम जिस तरह से लीडर हैं एजुकेशन में, इनोवेशन में, तो हम सबसे पहले ओपन कोर्सवेयर के जरिए शुरुआत करी। फिर नेक्स्ट लेवल पे हम बात करें तो ये जुलाई 2002 की बात है। यूनेस्को को दुनिया जानती है कि यूनेस्को का एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए या प्रिजर्वेंस के लिए, कंजर्वेशन के लिए कितना इसका कंट्रीब्यूशन है यूनेस्को का। तो यूनेस्को ने 2002 में इसकी एक तरह से शुरुआत करी और इसकी इम्पैक्ट एनालिसिस किया, इम्पैक्ट रिसर्च किया कि किस तरीके से ओपन एजुकेशन हमारे भविष्य के एजुकेशन को किस तरह से ये इम्पैक्ट डालेगा। क्योंकि इम्पैक्ट एनालिसिस के बिना, एक रिसर्च के बिना हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी शुरुआत कहाँ तक जाएगी, कितना आगे तक जाएगी और इसका प्रभाव क्या होगा। यूनेस्को ने इस चीज की शुरुआत करी 2002 में, जुलाई में। फिर सितंबर 2002 में एमआईटी ने अपने को ओपन कोर्सवेयर प्लेटफॉर्म पे लगभग 32 उसने कोर्स, 32 कोर्स, आप संतोष जी समझ सकते हैं कि 32 कोर्स को उन्होंने लॉन्च किया ओपन एजुकेशन की, ओपन कोर्सवेयर के प्लेटफॉर्म पे। और ये पहली बार हुआ विश्व में कि एमआईटी जैसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने 32 कोर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया। ये एक शुरुआत की बात थी। फिर 2003 में चाइना ओपन रिसोर्स फॉर एजुकेशन, जिसको कि कहते हैं कोर, CORE, चाइना ओपन रिसोर्स फॉर एजुकेशन ने एमआईटी से एक एग्रीमेंट किया कि एमआईटी कैसे चाइना की यूनिवर्सिटीज में, चाइना की एजुकेशन सिस्टम को कैसे इंपावर करेगा, कैसे इनरिच करेगा। तो आप समझिए कि 1999, 2001, 2002 और 2003 में चाइना, फिर जून, ये लगभग
जनवरी 2005 की बात है। ये एक OER के बारे में, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूरोप का। उसने इस तरीके की एक कॉन्सेप्ट को डेवलप किया कि किस तरीके से ओपन एजुकेशन भविष्य की एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करेगा या प्रभाव डालेगा। तो उसने इस बारे में एक कमेटी का गठन किया और उसने एक रिपोर्ट डेवलप किया कि कैसे ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को आम आदमी की सुविधा के लिए, सहयोग के लिए और हम लाभ के लिए इसका प्रयोग और उपयोग कर सकते हैं। तो ये फिर OECD। अब आप, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि खान एकेडमी के बारे में इसमें सब लोग जानते हैं, आपने भी नाम सुना होगा खान एकेडमी को, अप टू 10+2 तक के एजुकेशन के लिए। खान एकेडमी ने सितंबर 2006 में अपनी ये जर्नी को स्टार्ट किया, अपने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। और आज आपको पता है कि इंडिया के भी कितने ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड उसकी कितनी रीच और एक्सेस है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हिस्टोसिटी ओपन एजुकेशनल रिसोर्स की बढ़ती गई और कारवा बढ़ता गया और पूरा विश्व इसको धीरे धीरे अडॉप्ट करता गया। तो ये चीज, जो लोग इसको कहते हैं कि क्वालिटी की बात, तो मैं कह सकता हूं कि क्वालिटी की बात यदि करनी हो तो आप MIT को देख लीजिए, चाइना ओपन रिसोर्सेज फॉर ऑफ एजुकेशन को देख लीजिए, और वर्तमान समय में हार्वर्ड के बहुत सारे कोर्सेज, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को तो दुनिया जानती है, दुनिया रेस्पेक्ट करती है। उसकी क्वालिटी पे कोई क्वेश्चन करे तो मुझे लगता है कि ये अपने आप पे, अपनी अब योग्यता पे क्वेश्चन करने की बात है। ये ओपन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। और भारत वर्ष में हमारी शुरुआत में कह सकता हूं थोड़ी देर से हुई है। मैं सियोल गया था 2018 में। जब मैं सियोल गया, साउथ कोरिया गया, वहां का इनविटेशन था मुझे कुछ डिस्कस करने के लिए इंटरनेशनल कॉलेज में मीडिया के स्टूडेंट्स के साथ। तो मैंने वहां पे हाइलैम यूनिवर्सिटी में इंटरेक्ट किया और फिर मेरा जो समय बचा था, क्योंकि हफ्ते भर का मेरा ट्रिप था, तो वहां के प्रोफेसर्स ने उन यूनिवर्सिटीज में मुझे विजिट कराया जो टोटल ओपन प्लेटफॉर्म पे हैं, टोटल साइबर यूनिवर्सिटी हैं, टोटल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी हैं, और उनकी रीच और एक्सेस थाउजेंड्स स्टूडेंट्स में है। चाइना में मैं जब 2016 में मैं संघाई यूनिवर्सिटी की इनविटेशन पे गया, तो वहां मेरा डिस्कशन यूथ, मीडिया, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे था। बट वहां पे जियाओतांग यूनिवर्सिटी में मुझे इनवाइट किया गया। जैसा होता है कि जब कोई एजुकेशनिस्ट दूसरे देश में जाता है तो हम लोग भी इनवाइट करते हैं, कि वेलकम करते हैं कि आइए, उनकी इनसाइट को, उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो जियाओतांग यूनिवर्सिटी में 2016 में जब मैं विजिट किया, तो वहां वे लोग मूक्स डेवलपमेंट सेंटर लेके गए। संतोष जी, समझने की बात है, मूक डेवलपमेंट सेंटर वहां पे 2016 में काम कर रहा था एक्टिवली, मतलब कि 10 साल पहले से एक्टिव होगा, एस्टैब्लिश्ड होगा। तो इस तरीके से, और जियाओतांग यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज का एजुकेशन में, आप उसको देखिए कि टॉप 50 में है, टॉप 100 में तमाम यूनिवर्सिटीज के नाम है। मैं टोरंटो गया, वहां की यूनिवर्सिटीज में मैंने देखा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ओपन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं। यूको में, यूरोप में, सिंगापुर में, मलेशिया में, मैं टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मारा गया कुआलालंपुर में, वहां पे प्रोफेसर राजीव से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे एक लेक्चर के लिए इनवाइट किया था। जब बातचीत हुआ तो उन्होंने बताया कि इस यूनिवर्सिटी, आप वेबसाइट पे सर्च कर लीजिए कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। तो क्वालिटी यदि इशू होता तो कैसे कोई बच्चा या कैसे कोई एजुकेशन सिस्टम लाइक हार्वर्ड, लाइक MIT इसके साथ जुड़ता। और मैं यदि अपनी बात करूं तो मैंने कम से कम 15 कोर्सेज इस लॉकडाउन में ओपन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे किए हैं, जो यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे हैं, जो एडेक्स के प्लेटफॉर्म पे हैं, जो कोर्स इरा के प्लेटफॉर्म पे हैं, जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP के प्लेटफॉर्म पे हैं, इस तरीके से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पे हैं। तो मुझे तो कहीं नहीं क्वालिटी का इशू लगा, बल्कि उसकी रीच, एक्सेस और फैसिलिटेशन जो मुझे दिखा, मुझे लगा कि वो बहुत ही
एडमायर करने की चीज है। तो मुझे जो लगता है कि जो क्वेश्चन इस तरह की करते हैं या संशय करते हैं, मुझे लगता है कि उनको रिवर्क करने की जरूरत है, पुनः अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, और इस तरह के इशूज को या इस तरह के प्लेटफॉर्म को रिविजिट करने की जरूरत है। उसके बाद मुझे लगता है कि यदि उनका विचार आएगा तो हम सब उनका स्वागत करेंगे और उनकी बात को सुनेंगे और समझने की प्रयास करेंगे। दो सवाल हो गए। एक तो आपने पूरी पृष्ठभूमि बता दी कि भारत के अलावा दुनिया में 90 से जो है काम चल रहा था, और दूसरी बात क्वालिटी की भी हो गई जिसकी चर्चा लोग लगातार कर रहे हैं। अब तीसरी बात हम करना चाहते हैं। दरअसल मेरा सवाल सामान्य सा ही है, क्योंकि लोगों का सवाल उसी तरीके से आ रहा है कि भारत में यह कितना सफल हो पाएगा, क्योंकि भारत में अभी भी कक्षा 1 से 12 और यूनिवर्सिटी की जो स्थिति है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो अभी भी एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन नहीं करा पा रही हैं, और ऐसी बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी है कि जो इस तरह से काम कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने कहीं रिसर्च पढ़ा है कि जो IIM और IIT जो है वो केवल ऐसी सक्षम व्यवस्था है जो भारत में अभी जो परीक्षाएं ऑनलाइन करा सकती है। बाकी यूनिवर्सिटीज के बारे में कोई जानकारी अभी नहीं आ रहा है। तो भारत में कितना चैलेंज होगा इसके लिए, अभी हमारे पास 15 दिन 14 दिन का समय और है। हम जानना चाहेंगे कि उन यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन सिस्टम कैसे चल रहा है। तो भारत में जो इसका चैलेंज है, जो एडवांटेज है, जरा उस पर प्रकाश डालें। मैं फिर कहना चाहूंगा कि ये प्रश्न बहुत ही समीचीन है संतोष जी, और आपने इस बारे में अच्छा रिसर्च किया है और अंडरस्टैंडिंग भी है आपकी। मैं दो बात आपसे कहूंगा। भारतवर्ष में जिस तरह की जियो क्लाइमेटिक सिचुएशंस हैं या जियो पॉलिटिकल जो एक अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत डिफरेंट है विश्व के अन्य देशों से। इसमें कोई दो राय नहीं है, इस पे कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन संतोष जी, एक चीज ये बताइए, जहां तक ज्ञान की बात है, या एजुकेशन फॉर एवरीवन का सवाल है, या एजुकेशन टू ऑल का सवाल है, क्या यह उत्तरदायित्व तो हमारा, आपका, भारत सरकार का या एजुकेशन सिस्टम का नहीं है कि जो मिजोरम में, मणिपुर में, नागालैंड में, जो सिलचर में, अरुणाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी में जो बच्चा इनरोल्ड है, जो पढ़ाई कर रहा है, या जो बच्चा कन्याकुमारी में पढ़ रहा है, या जो लद्दाख के किसी विश्वविद्यालय में है, कन्याकुमारी के किसी विश्वविद्यालय में है, कश्मीर के किसी विश्वविद्यालय में है, या भुज के किसी यूनिवर्सिटी में है, वो अच्छा एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकता है? क्या उसे IIT, IIM, दिल्ली या जो मेट्रो सिटीज के जो प्रोफेसर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी नॉलेज, उनकी रिसर्च क्या उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए? क्या हमारा आपका उत्तरदायित्व तो नहीं है कि एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर एवरीवन की जो कॉन्सेप्ट है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उन लोगों तक अच्छे से पहुंच पाए? क्या हमारा ये समझ और सोच नहीं होनी चाहिए कि हमें देश के हर नागरिक को उतना ही अधिकार है ज्ञान प्राप्त करने का, समझ प्राप्त करने का, जितना कि दिल्ली के बच्चे को है, दिल्ली NCR के बच्चे को है, मुंबई के बच्चे को है, बैंगलोर यूनिवर्सिटी के बच्चे को है, कोलकाता यूनिवर्सिटी के बच्चे को है? तो ऑनलाइन एजुकेशन, क्या नहीं लगता कि आपको मिजोरम यूनिवर्सिटी का बच्चा हो, या कन्याकुमारी का बच्चा हो, या कश्मीर यूनिवर्सिटी का बच्चा हो, उसको प्राप्त होता है? तो कितना बड़ा लाभ उसको मिल रहा है कि जो IIT का प्रोफेसर या जो दिल्ली का प्रोफेसर, जिसकी अंडरस्टैंडिंग उसको नहीं हो पाए डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ओपन प्लेटफॉर्म पे, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स के माध्यम से उस तक ज्ञान पहुंच जाए, उनकी अंडरस्टैंडिंग पहुंच जाए, कंटेंट पहुंच जाए। और आपको ये पता है कि हम किसी कमेंट में नहीं जाते, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश की जो एजुकेशन सिस्टम है, आपको ये, क्या हम कह सकते हैं या हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मिजोरम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी और दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की बुक्स की नंबर्स और जो कंटेंट है, जो किताबें हैं, वो बराबर हैं? अंडरस्टैंडिंग के मामले में, नंबर ऑफ बुक्स के मामले में, राइटर्स के बारे में, कंट्रीब्यूटर्स के बारे में। तो कम से कम ओपन एजुकेशन रिसोर्स के माध्यम से मिजोरम यूनिवर्सिटी का बच्चा, IIT दिल्ली का, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली का, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, JNU का अच्छे प्रोफेसर्स की लेक्चर्स को मिजोरम यूनिवर्सिटी का बच्चा सुन ले। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा आपको
कि इससे पहले जो हिस्टोसिटी के बारे में मैंने बताया, वर्ल्ड वाइड ओपन एजुकेशनल रिसोर्स के बारे में, इसी क्रम में 2014 में यूनेस्को का पेरिस डिक्लेरेशन हुआ। उसके बाद विश्व के देशों को ये एडवाइस किया गया कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्स आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट है, और देश के अन्य क्षेत्रों में विदेश के अन्य देशों से निवेदन किया गया कि ये ग्लोबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, ग्लोबल मैंडेट होना चाहिए। उसके क्रम में भारत सरकार ने 2014 में नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू आईसीटी डेवलप किया, और वह ईपीजी पाठशाला के रूप में आया। ईपीजी पाठशाला मतलब पोस्ट ग्रेजुएट पाठशाला, और ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। ईपीजी पाठशाला का इन्फ्लीबेट नेट यूजीसी की वेबसाइट पे इसका पूरा सिस्टम है। और मैं आपको ये दावा कर सकता हूं, मैं आपको ये कह सकता हूं कि इंडिया का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना एजुकेशन नॉलेज इनरिच्ड अंडरस्टैंडिंग किसी अन्य प्लेटफॉर्म में ओपन कोर्सवेयर, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स नहीं अवेलेबल है। मैं इसके कुछ डेटा के बारे में बात करूंगा कि ईपीजी पाठशाला इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अंडर द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, being executed by University Grants Commission on the platform of InfliBetNet. And we can ensure and assure you that more than 20,000 plus ई-टेक्स्ट वहां पे अवेलेबल है। 19,000 से ज्यादा वहां पे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है सब्जेक्ट वाइज। 3200 से ज्यादा, 3,200 से ज्यादा उसमें एक्सपर्ट्स ने कंट्रीब्यूट किया है। और उन एक्सपर्ट्स की लिस्ट में मैं आपको बताऊं कि आईआईटी, आईआईएम, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जेएनयू, जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी, बैंगलोर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जम्मू यूनिवर्सिटी, मतलब टॉप इंस्टीट्यूशंस जितने भी इंडिया के हैं, एम्स मेडिकल के बारे में, वहां के प्रोफेसर्स ने अपनी अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज ऑफ विजडम जो उनका है उन्होंने उसमें शेयर किया है। 30,000 से ज्यादा क्विजेज हैं, 40 से ज्यादा सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स हैं उसमें, और 423 पेपर्स हैं। कैन यू इमेजिन संतोष जी, इतना बड़ा चंक ओपन एजुकेशनल रिसोर्स के रूप में इंडिया में कहां अवेलेबल है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई स्टूडेंट आप उसकी प्लेटफॉर्म पे जाए, InfliBetNet यूजीसी के प्लेटफॉर्म पे जाए, या केवल गूगल पे सर्च करे ईपीजी पाठशाला, उसका ओपन होगा। उसमें सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, मेडिकल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, इस तरह के सब टॉपिक्स दिखेंगे। उसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी। जैसे कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज का मैं को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर था। मैंने 360 वीडियोस को सुपरवाइज किया, गाइड किया। मैं एक पेपर का कोऑर्डिनेटर था, यूथ मीडिया एंड सोसाइटी, जिसके 40 ई टेक्स्ट और 40 वीडियोस थे। इस तरह के 9 पेपर्स कम्युनिकेशन रिसर्च के बारे में, इंटरनेट के बारे में, सोसाइटी एंड मीडिया के बारे में, सोसाइटी एंड मार्जिनाइज्ड के बारे में, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक को कवर किया गया। जर्नलिज्म, हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म इन इंडिया, इस तरह की चीजों को डेवलप किया गया। लॉ के जो कंटेंट्स हैं, जो लॉ से रिलेटेड मैटर हैं, उसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने कंट्रीब्यूट किया है। अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स पे की कंट्रीब्यूशन पे या अंडरस्टैंडिंग पे मतलब हम क्वेश्चन करें तो मुझे ये लगता है कि मुझे रीथिंक करना पड़ेगा अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग पे। और हम अपनी नॉलेज से, हम अपनी रीच और एक्सेस से यदि सारे बच्चों को, सारे छात्रों को अपनी ज्ञान मीमांसा से जोड़ पाए, तो मुझे ये लगता है कि एज ए अध्यापक, एज ए शिक्षक, एज ए प्रोफेसर, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द नेशन है, मुझे लगता है कि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हम उसको फुलफिल कर पाएंगे। जहां तक सवाल आपका परीक्षा से लेके है, परीक्षा वाली बात तो जरूर मैं मानता हूं कि अभी जब हमारी तैयारी इस बारे में चल रही थी, देश की, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इस बारे में प्रयास कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी तमाम समय पे डिजिटल
इंडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की हमेशा से उन्होंने एडवोकेट किया, प्रमोशन की बात करी। तो अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे थे, कैपेसिटी बिल्डिंग डेवलप कर रहे हैं। इन बिटवीन हम लोगों को अनप्रेसिडेंटेड इस तरह की पैंडेमिक सिचुएशन आई जो ग्लोबल हम लोग देख पा रहे हैं, लॉकडाउन की स्थिति आ गई और पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारा थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि झटका लगा है। एक हमारे प्रयास को, हमारी तैयारी को थोड़ा सा उन्होंने तेज करने की एक तरह से मोटिवेशन दिया है, इनकरेज किया है, मैं ऐसा मानता हूं। तो निश्चित रूप से परीक्षा एक बड़ा सवाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा सवाल है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो भारत सरकार की तैयारी है, जो बजट एलोकेशन है, जो प्रयास है, वो लगता है कि आने वाले समय में हम लोग बहुत जल्दी मीट आउट कर लेंगे। और मैं एक बात को और जोड़ के अपनी बात को, आपके प्रश्न को खत्म करूंगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने इसके लिए ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुकी थी। यूजीसी ने 2016 में और 2018 में एक प्रयास शुरू किया उन्होंने, और उस प्रयास में एक गाइडलाइन उन्होंने गजट किया है। उस गजट में ऑलरेडी ये उन्होंने डेवलप किया कि हमको सारी यूनिवर्सिटीज को गाइडलाइन उन्होंने जारी किया कि आने वाले समय में 20% के आसपास जो क्रेडिट है, जैसा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, उसका अप टू 20% का क्रेडिट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, मूक जैसे कोर्सेज से, मैसिम ऑनलाइन कोर्स से के माध्यम से लिया जा सकता है। ऑनलाइन बच्चा ले सकता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करती है, जिसको कि अभी समाचार पत्रों से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने अब और यूजीसी ने उसको अप टू 40% करने जा रहे हैं कि आने वाले समय में विश्वविद्यालय अप टू 40% चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से क्रेडिट मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स से ले सकते हैं। तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत जो एक ब्लेंडेड लर्निंग की बात है, जो फ्लिप्ड क्लासरूम की बात है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मैक्सिमम रीच और एक्सेस का जो एक इम्पैक्ट है, उसको देखते हुए इस तरह की प्रयास को उन्होंने पहले से ही शुरू कर दिया था। लगातार अब 30 मई की बात चल रही है। 30 मई तक हम लोगों को जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि उनको 15 दिन 14 दिन ऐसी जानकारियां मिले, उनका माइंड मेकअप बन जाए कि भारत में एक वन नेशन वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर कोई इशू नहीं होगा। तो सर आज बस मुझे लगता है कि हम लोगों ने काफी सवालों का आपने जवाब दिया, हमारे सवाल थे जो जनरल तरीके से लोग पूछ रहे हैं। और अब हमें अगले एपिसोड में जो कल या जो नेक्स्ट हमारा आएगा उसमें हम ये बताना होगा कि हमारे जो जून जुलाई से जो यूनिवर्सिटी खुलने वाले हैं, जो बच्चों का जो रिजल्ट आएगा वो कैसे एडमिशन पा सकेंगे और उनके पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इस पर अब हमें अगला एपिसोड तैयार करना पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया जी। हाँ, तो मुझे लगता है कि सब बोले सर, अपने सब्सक्राइबर्स को यदि लगातार इस तरह की अपडेट देते रहेंगे तो मुझे ये लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को जो सबसे बड़ा उपयोग है, हम लोग सही मायनों में कर पाएंगे। क्योंकि यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है, इस बारे में एडवाइस जारी किया है, एकेडमिक कैलेंडर भी डेवलप किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी भी समय समय पे इस चीज के बारे में लोगों को नॉलेज दे रही है। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है और भारत सरकार या सरकार के जो एक ऑब्जेक्टिव्स है उसको भी आप फुलफिल कर रहे हैं अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मैं समझता हूं कि इसके लिए हम सब आपको धन्यवाद दें और बधाई दें कि आपने सही समय पे सही प्रयोग किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म का और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी अद्यतन जानकारी से, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से इन्फॉर्म्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थे दुर्गेश त्रिपाठी जी जो आपको जानकारी दे रहे थे। लगातार हमारा प्रयास है कि हम इनके द्वारा आपको जानकारी दिलवाते रहें कि आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई करने के लिए छात्रों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में यह हो रहा है। यह भारत में प्रयोग नहीं है, जबकि भारत अगर माना जाए तो कहीं थोड़ा पीछे हो गया है, लेकिन ये जरूरत है समय और हमारे जो सिस्टम की। तो लगातार हमारा ये एपिसोड देखते रहें कि कितना बदलेगा भारत का एजुकेशन सिस्टम। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।